हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका जीएस लॉजिकल पे। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं 27 और 28 जून 2024 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के साथ साथ स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस और आपके जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं डिफेंस के, रेलवे के, बैंकिंग के, जुडिशरी, एसएससी, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 दिन का करंट अफेयर एक साथ है तो थोड़ा सा लॉन्गर वीडियो हो सकता है कंपेयर टू प्रीवियस वीडियोस। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको वीडियो के साथ बने रहना है और बहुत ही ध्यान से सुनना है। शानदार एमसीक्यूज के साथ हम हर एक न्यूज आइटम को कवर करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करेंगे हम लोग एज यूजुअल अपने इंपॉर्टेंट डेज के साथ। अच्छा, इसके पहले मैं आपको बता दूं, आपने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ आपको एमसीक्यूज के साथ कहां मिलेगी? उसी टेलीग्राम चैनल मिलेगी, डेली के डेली मिलेगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे यूट्यूब के, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दे दीजिए। तो 27 जून यानी कि कल, आज 28 जून को कोई भी स्पेशल डे नहीं है आपके एग्जाम के हिसाब से। हाँ, 27 को 2 डेज हम लोगों ने ऑब्जर्व किए थे, जिसमें पहला आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका वर्ल्ड एमएसएमई डे। आपको पता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस मतलब होता है एमएसएमई का। अब इस दुनिया में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं, जितनी भी इंटरप्राइजेस हैं, उनमें से अगर मैं एक ठीक ठीक अंदाजा लगाऊं तो 50-70% के आसपास सबकी सब मीडियम स्मॉल या आपकी माइक्रो लेवल की एंटरप्राइजेस होंगी। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी आपकी किसके ऊपर रिलाई करती है? इन इंडस्ट्रीज के ऊपर रिलाई करती है। तो इसी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए हम 27 जून को ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इस बार की थीम क्या थी? एमएसएमईज एंड एसडीजीज। आपको पता है कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को एक तरीके से अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं 2015 से 2030 तक का। हमारे 17 एसडीजी गोल्स है, जिनके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो यही इस बार की थीम है, एमएसएमई एंड द एसडीजीज, आपको ध्यान रखना है। अगला जो इंपॉर्टेंट डे है, या डे हम यूं कहें, इसको हम फेस्टिवल कहेंगे, वो है अटवारी। अब पहली बात तो ये इंडिया में नहीं मनाया जाता है, ना ही पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ नेपाल में मनाया जाता है। तो नेपाल में मनाया जाता है तो हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भाई ये थारू ट्राइब के लोगों का फेस्टिवल है अटवारी। और थारू ट्राइब आपके नदर्न इंडिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब है। बात समझ में आ गई? खास तौर से जो यूकेपीएससी और यूपीपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके ही स्टेट में थारू ट्राइब ज्यादातर पाई जाती हैं, नेपाल के बॉर्डरिंग एरियाज में। इस वजह से ये फेस्टिवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी भी कोई बड़ी बात नहीं कहिए कल को आपको क्वेश्चन दे दें कि अटवारी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग ट्राइब्स, और 4 ट्राइब के नाम वहां पे दिए होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि थारू ट्राइब मनाती है इसको। ठीक है, इतनी बात आपको जाननी है। इसके अलावा आप थारू ट्राइब के बारे में कुछ बातें ध्यान रख लीजिए। थारू जो वर्ल्ड है, मतलब वो कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि थार डेजर्ट में पहले रहते थे ये लोग, जहां पे पहले बहुत ही अच्छा एक रेन फॉरेस्ट हुआ करता था, तो वहां से थारू वर्ल्ड आया है। बहुत लोग मानते हैं कि जो थेरावाड़ा बुद्धिज्म है, ठीक है, थेरावाड़ा बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज्म के 3 पार्ट थे बेसिकली, बड़े बड़े 3 पार्ट थे, हीनयाना, महायाना और थेरावाड़ा। तो थेरावाड़ा बुद्धिज्म से ही ये थारू वर्ल्ड निकल करके आया है। बात समझ में आ गई? तराई के लो लैंड्स में रहते, तराई यानी कि जो आपका गंगा और हिमालय के बीच वाला एरिया होता है कहीं ना कहीं, जहां पे नदियां वापस से री एमर्ज होती हैं आकर के, उसको हम तराई रीजन बोलते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका पाया जाता है। ठीक है, तराई इज द रीजन ऑफ नदर्न इंडिया एंड सदर्न नेपाल रनिंग पैरेलल टू द लोअर रेंजेस ऑफ द हिमालयास। थारू इंडिया में भी रहते हैं, नेपाल में भी रहते हैं। इंडिया में मोस्टली यूके, यूपी और बिहार। तो जो बीपीएससी वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। बात समझ में आ गई? शेड्यूल ट्राइब का दर्जा इनको दिया गया है कहां पे? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में। ज्यादातर ये लोग फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, यानी कि जंगल में घूम फिर के अपना जीवन यापन करते हैं। बट कुछ एक लोग आपके एग्रीकल्चर को भी प्रैक्टिस करते हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ वेरियस डायलेक्ट्स ऑफ थारू लैंग्वेज को ये बोलते हैं। बात समझ में आ गई? हिंदी, उर्दू, अवधी, ये इनके सब ग्रुप हैं। ठीक है, लॉर्ड शिवा की एज अ महादेवा पूजा करते हैं एंड कॉल देयर सुप्रीम बीइंग नारायण, हु दे बिलीव इज द प्रोवाइडर ऑफ सनशाइन, रेन एंड हार्वेस्ट। तो भैया महादेव नारायण तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से बहुत ज्यादा आपके एसोसिएटेड हैं ये। लेकिन यही वो लोग हैं जो दिवाली को एज अ सौर मनाते हैं। अब इसके ऊपर भी डिबेट है। बहुत लोग कहते हैं कि गरीबी की वजह से ये लोग दिवाली को उस उत्सव के फॉर्म में नहीं मना पाते थे, तो ये नाम दे दिएगा कि इसको सौरव के तौर पर मनाते हैं, बल्कि ऐसा है नहीं। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा है। थारू ट्राइब आगे चल के डिवाइड हो गई थी, कुछ आपके रावण के उसमें हो गए थे एक तरीके से फेवर में, या कुछ इसकी स्टोरी है रामायण से जुड़ी हुई। तो रावण के मरने से कुछ लोगों का नुकसान हुआ था, जिस वजह से दिवाली को एज अ सौरव के तौर पर मनाते हैं। मतलब मल्टीपल इसकी फोकलियोर्स हैं, बट आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी एक ट्राइब है जो दिवाली को सौरव के तौर पर मनाती है, प्रीवियस कई बार एग्जाम से पूछा गया, तो आपका थारू ट्राइब है। बात समझ में आ गई? चलिए, यहाँ पे वुमेन वगैरह को काफी राइट दिए जाते हैं, आप देख लीजिएगा। अब हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि इमरजेंसी के बारे में, जो आपको थंबनेल में दिख भी गया होगा
कि इमरजेंसी के ऊपर रेजोल्यूशन उठाया गया लोकसभा में, जिसको लेकर के कांग्रेस ने और विपक्ष ने, इंडिया अलायंस ने बहुत ज्यादा एक तरीके से क्या किया, विरोध प्रदर्शन किया इसका। तो इस वजह से आपके दोस्तों इमरजेंसी न्यूज में आ जाती है। इमरजेंसी के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हुए, बताना है कि कितने सही हैं। यहाँ पे इंडिया में 3 तरीके की इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। एक इमरजेंसी जब लग जाती है तो उसको पार्लियामेंट से अप्रूव कराने के लिए लोकसभा में उसको सिंपल मेजोरिटी से पास कराना पड़ता है। तीसरा, जब इसको हटाना होगा इमरजेंसी को, तब भी जरूरी है कि पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन से हटाया जाए। अब आपको बताना है कि कितनी सही है स्टेटमेंट यहाँ पे। चलिए आइए देखते हैं। लोकसभा इरप्ट्स एज बिरला रीड्स रेजोल्यूशन ऑन इमरजेंसी। अब नए नए हमारे जो है लोकसभा के स्पीकर निर्वाचित हुए, ओम बिरला साहब। ठीक है, आपका वॉइस वोट से इनको इलेक्शन जीत लिया था इन्होंने, वोटिंग की प्रॉपर जरूरत भी नहीं पड़ी थी, और अपोजिशन ने जो है अपनी हार स्वीकार कर ली थी, एक तरीके से मान लिया था कि हाँ ओम बिरला जी को ही ज्यादा वोट पड़े हैं। ठीक है, ये आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, ये आपके लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये आपके संसदीय कार्य मंत्री जिनको हम किरण रिजिजू के नाम से जानते हैं, वो खड़े हुए हैं यहाँ पे। उसके अलावा ये आपके ओम बिरला साहब हैं। अब पहले दिन ही क्या हुआ, 25 जून की बात है ये, क्योंकि 25 जून को ही आपका क्या हुआ था, इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में। तो 49th एनिवर्सरी हम लोग इस बार मना रहे हैं। मतलब एनिवर्सरी तो ऐसी चीजों की नहीं होती है खैर, लेकिन हाँ 49 ईयर हो चुके हैं इस चीज को लेकर के। तो कहीं ना कहीं वो रेजोल्यूशन यहाँ पे रखा गया, और उसके बाद कांग्रेस ने इसको लेकर के बवाल काटा कि भाई आप, जरूरी था कि आपको ये रेजोल्यूशन लेकर के आना, अब इसको नहीं भी लाते तो भी काम चल जाता, बार बार उस चीज को पॉलिटिकली यूज करते हो पार्लियामेंट के अंदर वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुद्दा है इमरजेंसी होती क्या है। इमरजेंसी एक तरीके से लीगल मेजर्स हैं या फिर कुछ क्लॉजेस हैं देश के संविधान में, जिससे कंट्री, जो कि कंट्री के संविधान में होते हैं, और फिर सरकार को उससे पावर मिलती है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाए, कभी कुछ वॉर हो जाए, कुछ इतनी डिस्टर्बेंस हो जाए, तो वो उन पावर्स का यूज करके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को एंजॉय कर सके। जैसे इमरजेंसी लगती है तो केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर आ जाती है ना, वो देश में बेहतर तरीके से, एक तरीके से गवर्नेंस कर सकता है। बेहतर तरीके से करने का मतलब ये नहीं कि अच्छी गवर्नेंस, बेहतर मतलब उनको गवर्नेंस करने में आसानी होती, ज्यादा लोग उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, कोई विपक्ष नहीं होगा, पार्लियामेंट सेशन नहीं चलेगा, मीडिया के ऊपर रोक लगा दी जाएगी, तो जो भी करेंगे उनकी जवाबदेही नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं एक ऑटोक्रेटिक माहौल बन जाता है, तो उनको आसानी रहती सरकार चलाने में, सरकार को। ये इमरजेंसी होती है बेसिकली। अब ये लाइव पॉजिटिव उससे गई थी कि भाई कभी देश में वॉर हो जाए या कभी अंदर ही कोई दंगे फसाद हो जाए, तो इन सब चीजों से लड़ने जूझने के लिए एक तरीके से इमरजेंसी के प्रोविजन डाले गए थे। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने इसका यूज अपने पोटेंशियल पर्सनल बेनिफिट्स के लिए किया था, क्योंकि उनके खुद के चुनाव पे आंच आ गई थी, इस वजह से उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दी थी, ऐसी बात कही जाती है। बट यू मस्ट टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक है, एक उसमें फैक्टर जेपी की मूवमेंट का भी था। जेपी ने कुछ दिन पहले, मतलब वो छात्रों के आंदोलन को लीड कर रहे थे, जयप्रकाश नारायण जिनको हम बोलते हैं, तो उन्होंने कुछ टाइम पहले ही लोगों से एक तरीके से अपील की थी कि हमें तख्ता पलट करना है, इंदिरा गांधी को हटाना है, यहां तक कि आर्मी से अपील की थी। अब आप सोच के देखिए कि अगर एक बार ऐसा हो जाता है ना, पाकिस्तान कैसे बिगड़ा है, पाकिस्तान में स्थितियां क्यों बिगड़ी है, क्योंकि वहां पे जब पहली बार मिलिट्री ने तख्ता पलट किया, तब वहां पे कोई इतने मजबूत इंस्टीट्यूशंस नहीं थे जो उस चीज को रोक पाते, और उसके बाद से वो मिलिट्री का तख्ता पलट करना एक तरीके से परंपरा बन गया वहां की। अगर हमारे देश में भी ये हो जाता, भले ही अच्छे कॉज के लिए जेपी कर रहे थे, कुछ भी कारण हो उसके लिए, बट एक वो प्रथा तो बन जाती, वो एक परंपरा तो बन जाती। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी ध्यान रखना है, बट हम इस चीज का ढाल देकर के इंदिरा गांधी को बरी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज किया था इमरजेंसी को, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, एक फैक्टर इसमें यह भी था कि जेपी ने आर्मी तक से अपील कर दी थी, और जेपी की उस टाइम पे देश में बहुत बड़ी, एक जैसे एक टाइम पे अन्ना हजारे की अभी हाल फिलहाल में छवि हुई थी कि पूरा देश उनकी बातें सुनता था, उसी वही वही सेम इमेज उस टाइम पे आपकी जेपी की थी। ठीक है, जितने आपके नेता हैं, ये लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, ये सब उसी जेपी के आंदोलन से निकल करके आए, रामविलास पासवान वगैरह। खैर, तो ये सब अलग का मुद्दा है। तो यहाँ पे इमरजेंसी मैंने आपको बता दिया क्या होती है। हमारे देश में 3 तरीके की इमरजेंसी लगाई जाती है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में, फिर एक होती है स्टेट इमरजेंसी जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं आर्टिकल 356 में, फिर एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको हम आर्टिकल 360 में लगाते हैं, जो कि आज तक हमारे यहाँ लगाई नहीं गई है। नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगाई गई है, स्टेट इमरजेंसी एन नंबर ऑफ टाइम्स लगाई गई है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम पे लगाई जा चुकी है। ठीक है, अब क्योंकि आप इस बार का अगर यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर देखोगे तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कल को कोई भरोसा नहीं कि आर्टिकल भी पूछ ले कि किस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। तो 352 से 360 जो आर्टिकल है पार्ट 18 में कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें इमरजेंसी के प्रोविजन दिए हुए हैं, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से इंस्पायर हुए हैं, जर्मनी के वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, जर्मनी के वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर के हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी के प्रोविजन डाले हैं।
बात समझ में आ गई। अब जब इमरजेंसी लगती है तो जाहिर सी बात है सरकार को पावर मिल जाती है, टेम्परेरी ही सही बट पावर मिल जाती है। वो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को बाईपास कर सकता है, यानी कि कोई भी कानून बनाना हो तो उसको पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है, वो खुद सरकार अपना कोई ऑर्डिनेंस पास करके काम चला सकती है। ठीक है, राइट्स एंड फ्रीडम को लिमिट कर दिया जाता है, प्रेस को एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, ये सब चीजें होती हैं। अब हम बात करेंगे नेशनल इमरजेंसी की, क्योंकि इसी के ऊपर बात करनी है हमें, इसी की हम 49th एनिवर्सरी मना रहे हैं। अंडर आर्टिकल 352 द प्रेसिडेंट इज empowered टू डिक्लेयर a state of emergency if he or she is satisfied that the security of the country or any part thereof is threatened by war, external aggression or armed rebellion. The term armed rebellion was inserted by 44th amendment replacing internal disturbance. अब यहीं पे सारा खेल है दोस्तों। आर्टिकल 352 किसको पावर देता है? राष्ट्रपति को पावर देता है कि अगर उनको लगे कि देश पे या देश के किसी हिस्से पे खतरा है, एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि वॉर की वजह से, मतलब वॉर की वजह से या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से या फिर देश के अंदर ही आर्म्ड रिबेलियन हो रहा है इनकी वजह से, इन तीनों में से किसी भी कारण से अगर राष्ट्रपति को देश पे खतरा महसूस होता है तो वो इमरजेंसी लगा सकता है। अब ये जो आर्म्ड रिबेलियन है ये टर्म पहले नहीं था, इसकी जगह टर्म पहले हम यूज करते थे इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब डिस्टर्बेंस तो कुछ भी हो सकती है ना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के घर पे कोई दरवाजा नॉक करके चला जाए, एक पत्थर फेंक के चला जाए, है ना, या जोर से चिल्ला के चला जाए, तो वो भी तो एक इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाएगा ना। ब्रॉड और वेग टर्म है, तो इसी वजह से इसको हटा दिया गया। और 44th अमेंडमेंट जो 1978 में आपका हुआ था उसमें इसकी जगह क्या टर्म डाला गया? आपका डाला गया आर्म्ड रिबेलियन, है ना, यानी कि सशस्त्र विद्रोह जब तक जनता न कर दे सरकार के खिलाफ तब तक हम नहीं मानेंगे कि देश में डिस्टर्बेंस है और इमरजेंसी नहीं लग सकती है उसके बिना। बात समझ में आ गई? चलिए, अब यहां पे जब इमरजेंसी लगती है तो आपके सारे फंडामेंटल राइट चले जाते हैं सिवाय आर्टिकल 20 और 21 के। ठीक है, 20 में क्या है भाई? 20 में आपका यह है कि किसी भी क्राइम के लिए आपको एक से ज्यादा बार सजा नहीं मिल सकती है, आपको अपने खिलाफ गवाही देने में मजबूर नहीं किया जा सकता है। कोई भी नया कानून आएगा तो जिस दिन वो कानून आ रहा है उसी दिन से वो अप्लाई होना शुरू होगा, बैक डेट से जाके आपका अप्लाई नहीं होगा। ये तीन बातें आपकी आर्टिकल 20 में लिखी हुई है। क्या? डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, है ना। डबल जियोपार्डी का मतलब क्या है कि एक ही क्राइम के लिए नो वन कैन बी ट्राइड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ठीक है, और आपका सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है कि नो बडी कैन बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। कोई आपको ये मजबूर नहीं कर सकता कि आप ये बोलो कि हाँ मैंने ही ये क्राइम किया है। और तीसरा, नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ द लॉज, कोई भी नया कानून पास होगा तो उसका बैक डेट से एप्लीकेशन नहीं होगी। आर्टिकल 21 तो वही आपकी लाइफ है ना, अगर वही आपका चला जाएगा तो फिर बचा ही क्या, है ना। The proclamation of emergency must be approved by both the houses of the parliament within 1 month from the date of issue। जिस दिन इमरजेंसी लग रही है उसके एक महीने के अंदर जो है दोनों हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा से पास होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन however if the proclamation of emergency is issued at a time when the Lok Sabha has been dissolved without approving the proclamation, then the proclamation survives until 30 days from the first meeting of the Lok Sabha after its reconstitution, provided the Rajya Sabha has in the meantime approved it। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आसान भाषा में समझिए। 25 जून को इमरजेंसी लगी है, 25 जुलाई तक दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा से अप्रूव हो जानी चाहिए वो इमरजेंसी। नहीं अप्रूव हुई है तो इमरजेंसी हट जाएगी अपने आप ही। लेकिन ऐसा हो, मान लीजिए कि जैसे ही इमरजेंसी लगाई गई उस टाइम पे लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी थी, यानी कि चुनाव हो चुके थे और पुरानी लोकसभा को भंग किया जा चुका था, यानी कि देश में कोई लोकसभा थी ही नहीं, तो इमरजेंसी लगी उसके बाद अगर इमरजेंसी लगी है तो वो तब तक लगी रहेगी जब तक नई लोकसभा बन करके मीटिंग करके एक तरीके से उसको अप्रूव ना कर दें। ठीक है, और इसके लिए नई लोकसभा बनने के बाद 30 दिन का टाइम भी दिया जाता है। यानी कि मान लीजिए 25 जून का इमरजेंसी लगी और नई लोकसभा बन रही जाकर के 25 अगस्त को, तो 25 सितंबर तक का टाइम रहेगा, यानी कि नई लोकसभा बनने के 30 दिन के बाद तक का टाइम रहेगा ये पास करने के लिए कि भैया इमरजेंसी रहेगी कि नहीं रहेगी। लेकिन एक शर्त है कि इस मीन टाइम में राज्यसभा इसको पास कर दे। राज्यसभा आपको पता है कि एक वो कॉन्टिन्यूअस एक हाउस है, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, तो राज्यसभा इसको पास कर दे 1 महीने के अंदर अंदर। उसके बाद जब तक नई लोकसभा ना बैठ रही हो तब तक इमरजेंसी लगी रहेगी। बात समझ में आ गई है? चलिए, अगर एक बार अप्रूव हो गई दोनों हाउसेस से तो 6 महीने तक कंटिन्यू रहेगी, और फिर 6-6 महीने करके हम कितनी बार भी चाहें तो इसको री एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 25 जून को लगी, 25 जून से 25 दिसंबर तक के लिए लगाई गई फॉर एग्जांपल। ठीक है, 25 दिसंबर को दोबारा से जो है लगा दी गई, फिर से लोकसभा ने इसको अप्रूव कर दिया, राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया, तो फिर 6 महीने के लिए बढ़ जाएगी। ऐसा लगातार चल सकता है, इंडेफिनेट चल सकता है, कोई टाइम लिमिट नहीं है इसके ऊपर। वहीं पर राष्ट्रपति शासित जो स्टेट इमरजेंसी होती है वो सिर्फ 3 साल की लिमिट होती है उसके ऊपर, 3 साल से ज्यादा नहीं लग सकती है बार बार ये अप्रूव करा करके भी, लेकिन यहां पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, अब ये जो आपका रेजोल्यूशन पास किया जाता है इमरजेंसी को अप्रूव करते हुए दोनों हाउसेस से, ये स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाएगा। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाएगा, ना कि सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी आपकी क्या होती है? जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं
उनका हाफ प्लस वन। मान लीजिए 500 लोगों की टोटल लोकसभा है, 500 में से 400 लोग आए हैं, 400 में से 400 लोग पूरे के पूरे वोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 201 आपकी सिंपल मेजोरिटी हो जाएगी। ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का हाफ का एक ज्यादा। अब स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, जो आपकी टोटल मेंबरशिप है ना, जैसे मान लीजिए आपकी टोटल मेंबरशिप 500 है, तो 500 का जो सिंपल मेजोरिटी है, यानी कि आपका 500 की सिंपल मेजोरिटी कितनी हो गई, 251। ठीक है, हाफ प्लस वन, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। बट और उसके साथ ही साथ जितने लोग आए हैं और वोट दे रहे हैं उनका 2/3, यानी कि मान लीजिए अगर 400 लोग आए हैं और 400 के 400 लोग वोट दे रहे हैं, तो 400 का 2/3 कितना हुआ, 400 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, है ना, तो ये 800/3 हो जाएगा, लगभग लगभग आपका 250, 267, 68 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन होती है स्पेशल मेजोरिटी की। एक बार मैं इसको आपको अलग वीडियो बना करके स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इसको बहुत ही आसान भाषा में समझा दूंगा ताकि आपको हमेशा के लिए आसानी रहे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना पड़ता है। और रिवोकेशन कैसे होता है, मान लीजिए इमरजेंसी लगी, उसको हटाना है, तो हटेगी कैसे, राष्ट्रपति चाहे तो एक प्रोक्लेमेशन दे करके कि भैया मैंने ही लगाई थी, मैं इसको हटा रहा हूं। ऐसा अगर राष्ट्रपति कर देता तो उसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति का प्रोक्लेमेशन अपने आप में सफिशिएंट है इमरजेंसी को हटाने के लिए। लगाने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है, हटाने के लिए अकेले राज्यसभा अकेले राष्ट्रपति आपका काफी है। बात समझ में आ गई यहां तक का? ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए लोकसभा ने सिंपल मेजोरिटी से भी अगर ये पास कर दिया कि भैया हम इमरजेंसी को नहीं मानने, इसको हटा देना चाहिए, तो भी इमरजेंसी हट जाएगी। ठीक है, चलिए अब पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पे जो 3 स्टेटमेंट थे, आपका पहला सही है, दूसरा गलत हो गया। सिंपल स्पेशल मेजोरिटी चाहिए और रिवोकेशन के लिए जरूरी नहीं होता पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन, कर दे तो भी ठीक है, ना करे तो भी ठीक है, राष्ट्रपति अकेले बोल देगा तो भी काम चल जाएगा। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन ए आंसर है यहाँ पे। बात समझ में आ गई आपको यहाँ तक की? ठीक है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। अब जब नेशनल इमरजेंसी लगी है तो या तो पूरे देश में लग सकती है एक साथ, या फिर किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में भी लग सकती है, और राष्ट्रपति ऐसा जो है बताएगा कि भैया किस पार्ट में लग रही है, किस पार्ट में नहीं लग रही है। 38 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1975 का, यानी कि इमरजेंसी लगने के बाद का, उस अमेंडमेंट में ये बोल दिया था पार्लियामेंट ने कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी तो उसके ऊपर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बैठ करके सुनवाई नहीं कर सकते इस बात पे कि देश में इमरजेंसी लगी है वो ठीक है कि नहीं है। कुल मिलाकर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ये पावर दे दी गई थी। ठीक है, हालांकि उसको बाद में हटा दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जो कि 1978 में इमरजेंसी हटने के बाद हुआ। और इसी बात को 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में आपका सुप्रीम कोर्ट ने मान भी लिया। ठीक है, उसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट के अंदर। चलिए भाई, तो ये आपकी इमरजेंसी हो गई। अगला क्वेश्चन आपको क्या है, आपको पता है कि अभी कल ही राष्ट्रपति का अभिभाषण भी हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू द पार्लियामेंट। अब इसके बारे में 4 स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कि कितने सही हैं। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट टू डू सो, ये एक संवैधानिक ड्यूटी है। अच्छा, संवैधानिक ड्यूटी है तो क्या आर्टिकल 85 में दी हुई है? अच्छा, तीसरी बात हो गई, पार्लियामेंट अगर प्रेसिडेंट चाहे तो जो सरकार ने उसको स्पीच लिख करके दी है बोलने के लिए पार्लियामेंट में, उस स्पीच से अलग हटके भी कुछ बोल सकता है ना, ऐसा नहीं कर सकता राष्ट्रपति, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई? गवर्नमेंट ने जो लिख के दे दी है स्पीच, वही राष्ट्रपति को बोलनी पड़ेगी, वो उससे डेविएट नहीं कर सकता है। और राष्ट्रपति की स्पीच देने के बाद वोट ऑफ थैंक्स होता है, और अगर वोट ऑफ थैंक्स पास नहीं करा पाती है गवर्नमेंट पार्लियामेंट में, तो यानी कि सरकार गिर जाएगी, सरकार की डिफीट हो जाएगी। कितने स्टेटमेंट सही आपको बताना है। तो भैया अभी आपका राष्ट्रपति महोदया का एक तरीके से अभिभाषण हुआ है, द्रौपदी मुर्मू जी का। ठीक है, इन्होंने इमरजेंसी का जिक्र किया, इन्होंने भी। इसके अलावा नीट जो भी पेपर लीक वगैरह हुआ उसको लेकर के भी जिक्र किया है इन्होंने। तो ये सारी बातें हमको देखने को मिली हैं। अब प्रेसिडेंट का एड्रेस जो है, इसकी शुरुआत हम देखते हैं यूके से, जहां पे आपके जो मोनार्क होता था 16वीं शताब्दी में, वो ये काम करता था। यूएसए में पहली बार जॉर्ज वॉशिंगटन ने शुरू किया था 1790 में। इंडिया में ये परंपरा शुरू हुई 1919 से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने के बाद से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने के बाद जो है प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट को एड्रेस किया था। फिर 1947 से 50 के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चल रही थी। लेकिन जब संविधान पास हो गया है, ठीक है, 26 आपका जनवरी 1950 को, उसके 5वें दिन यानी कि 31 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन को एड्रेस किया था। ठीक है, एक ही बार ऐसा हुआ है जब राष्ट्रपति का एड्रेस नहीं हुआ है, 1977 में, जब लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया गया था, खाली राज्यसभा बची थी, तो राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो गई थी बिना राष्ट्रपति के अभिभाषण के। बेसिकली होता क्या है कि आर्टिकल 87 ये बोलता है कि राष्ट्रपति को 2 बार जो है एड्रेस करना पड़ेगा। पहला, जब साल का पहला सेशन शुरू होगा, साल का जब भी पहला सेशन शुरू होगा तो पहले सेशन के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके एक साथ बैठा करके राष्ट्रपति महोदय या महोदया आकर के अपनी बातें रखेंगे या रखेंगी हर साल।
दूसरा, जब भी आम चुनाव होंगे यानी कि लोकसभा के चुनाव होंगे, उसके बाद जब नई सरकार का गठन होगा तो नई सरकार के गठन के बाद जब पार्लियामेंट मिलेगी तो राष्ट्रपति महोदय या महोदय आकर के अपने एड्रेस देंगे। ये आर्टिकल 87 में ड्यूटी है राष्ट्रपति की, ठीक है। ऐसा सिर्फ एक ही बार नहीं हुआ, 1977 में। बात क्लियर हो गई? चलिए, अब इसका प्रोसीजर वगैरह क्या है। अब देखिए, कोई सेट फॉर्मेट नहीं होता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ज्यादातर जो है आपका राष्ट्रपति और गवर्नर, मतलब स्टेट में काम गवर्नर करते हैं, सेंटर में राष्ट्रपति करते हैं। ये लोग सरकार की तारीफें करना कि पिछले इतने सालों में क्या अचीव किया है, आगे इनका क्या एजेंडा है उस साल को लेकर के, अगले 5 सालों को लेकर के, ये सारी बातें यहाँ पे की जाती हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, स्पीच गवर्नमेंट लिख करके देती है तो गवर्नमेंट के बारे में ही बातें होंगी। अब राष्ट्रपति या गवर्नर मना नहीं कर सकते हैं दोस्तों कि हम ये काम करेंगे ही नहीं। उनको करना तो है, स्पीच तो देनी है, लेकिन जो स्पीच दे रहे हैं और जो गवर्नमेंट ने लिख के दिया है उससे थोड़ा बहुत वो इधर उधर जा सकते हैं, ठीक है। माफ कीजिएगा, थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूं, ऐसा राष्ट्रपति कह के आगे बढ़ सकते हैं। बात समझ में आ गई है? ठीक है। अब जब राष्ट्रपति ने अपनी बातें बोल दी हैं, अच्छा, अभी ऐसा हाल फिलहाल में तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु के गवर्नर को, की पता है, वहां पे आपकी जो रूलिंग पार्टी है वो अपोजिशन की है और गवर्नर आपका केंद्र सरकार का आदमी होता है। तो जो गवर्नर है वो थोड़ा सा बीजेपी एनडीए की आइडियोलॉजी के हैं, सरकार बीजेपी एनडीए के अपोजिट आइडियोलॉजी की है। तो भाई वहां पे जब सरकार ने लिख करके दिया कि गवर्नर साहब ये बोल दीजिए, तो गवर्नर थोड़ा बहुत उससे इधर उधर भटक गए थे, ठीक है। खैर, तो जब राष्ट्रपति ये बात बोल लेंगे अपनी, तो उसके बाद पूरा हाउस जो है वोट ऑफ थैंक्स पास करेगा। लगभग 3 दिन तक डिस्कशन चलता है वोट ऑफ थैंक्स के ऊपर कि अच्छा, राष्ट्रपति ने ये बोला है तो इसमें ये बात हमको सही लगी, ये बात सही नहीं लगी है, इस बात को अमेंड कर दिया जाए। तो ये सब होते हवाते आखिरी दिन जो है आपका वोट ऑफ थैंक्स पास हो जाता है। अगर वोट ऑफ थैंक पास नहीं होता है तो सरकार गिर जाती है, ठीक है, सरकार गिर जाती है आपकी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात समझ में आ गई है? चलिए, तो स्टेटमेंट अगर हम देखें यहाँ पे, तो पहला तो सही है, दूसरा गलत हो गया। 87 है, प्रेसिडेंट कैन नॉट डेविएट फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर। बिल्कुल डेविएट कर सकता है, वो स्पीच देने से डेविएट नहीं कर सकता है कि स्पीच देंगे ही नहीं, देने के अंदर क्या देंगे उससे वो डेविएट कर सकता है। ये बात समझ में आ गई। और तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है, ठीक है। तो 1, 2 और 3 ये स्टेटमेंट आपके सही है। ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी आंसर हो गया। चलिए भाई, अगले न्यूज आइटम पे बढ़ेंगे। अच्छा, इसी में आप देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एक ब्लॉक दिख रहा होगा आपको, इंडिया प्लान्स एडजर्नमेंट मोशन ऑन नीट इशू, ठीक है। आज यानी कि 28 जून को जो पार्लियामेंट का सेशन चलेगा, वहां पे अपोजिशन का इंडिया ब्लॉक एडजर्नमेंट मोशन लाना चाहता है नीट इशू पे बात करने के लिए। तो हम देख लेते हैं दोस्तों, एडजर्नमेंट मोशन होता क्या है। जब भी हमें यानी कि लोकसभा के किसी भी मेंबर को पूरे के पूरे लोकसभा का हाउस, पूरे के पूरे हाउस का अटेंशन किसी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मुद्दे की तरफ आकर्षित करना होता है, तो हम एडजर्नमेंट मोशन लेकर के आते हैं। इट इज इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। अब क्योंकि इसमें एक तरीके से सेंसर होता है, इट इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, देयरफॉर राज्यसभा इज नॉट परमिटेड टू मेक यूज ऑफ दिस डिवाइस। अभी सेंसर क्या होता है, राजनाथ सिंह जी के टर्म में कहें तो कड़ी निंदा, घोर निंदा। अब निंदा मतलब क्या होता है, एक तरीके से बुराई करना, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना। अब आपको पता है कि डायरेक्टली लोकसभा इलेक्ट होकर के आती जनता के द्वारा, तो जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी आपकी लोकसभा की ही है। इस वजह से लोकसभा में ही आपका इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में आपका एडजर्नमेंट मोशन कभी भी नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। बात समझ रहे हैं? राज्यसभा में कभी भी एडजर्नमेंट मोशन नहीं आता है, लोकसभा में ही आ सकता है। इट इज रिगार्डेड एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस एज इट इंटरप्ट्स द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस। मतलब हाउस के लोग सोच करके आए थे कि आज चलेंगे, ये सब बातें करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन एकदम से कोई एक अपोजिशन का मेंबर उठेगा और कहेगा ये देखो मेरे पास 50 मेंबर्स के साइन का हुआ एक तरीके से एप्लीकेशन है और हमें इस मुद्दे पे बात करनी है, तो पूरे हाउस का एक तरीके से नॉर्मल बिजनेस आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस है, जो कि ऐसा नहीं कि आप कभी भी किसी भी बात पे लेकर के चले आओ, ठीक है। पहली बात तो 50 मेंबर के सिग्नेचर चाहिए इसके ऊपर। उसके अलावा 2 घंटे 30 मिनट से ज्यादा से कम इस पर डिस्कशन नहीं होगा कभी भी। कम से कम 2.5 घंटे का डिस्कशन करना पड़ेगा इसके ऊपर। बात समझ रहे हैं आप? हाउएवर, राइट टू मूव अ मोशन फॉर एन एडजर्नमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द हाउस इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन। कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं कि भैया कोई ऐसा मुद्दा ही उठाना है इसमें जो डेफिनेट हो, जो फैक्चुअल हो, जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए उसकी जरूरत हो, ठीक है। कोई ऐसे भी वेग मुद्दा नहीं कि देश में बड़ी समस्याएं चल रही है, हमें एडजर्नमेंट मोशन लाना है। क्या समस्याएं हैं, क्यों समस्याएं? अर्जेंट अर्जेंट समस्या है क्या कोई, तब ठीक है। उसके अलावा एक ही मैटर आएगा, ये नहीं कि नीट की परीक्षा की भी बात होगी, फिर यूपी पेपर लीक की भी बात होगी, फिर इमरजेंसी की बात होगी, नहीं, सिर्फ एक मुद्दे पे बात होगी। बी रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक मैटर ऑफ रीसेंट अकरेंस, और रीसेंट अकरेंस का हो तभी भाई अर्जेंट इंपॉर्टेंस की बात है, कोई बहुत ज्यादा पुराना मुद्दा नहीं डिस्कस हो सकता है, ठीक है। Not raise a question of privilege, not revive discussion on a matter that has been discussed in the same session, not deal with any matter that is under adjudication of the court, not raise any question that can be raised on a distinct motion। तो मतलब जब सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो जाएं,
तभी आप एडजर्मेंट मोशन लेकर के आओगे। यहां तक की बात क्लियर है। अगली न्यूज पे पढ़ेंगे। एंटीलोप के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं दोस्तों, आपको बताना है कौन से इनकरेक्ट हैं। ठीक है, आपका एंटीलोप जो है वो आपका एक रिजेंबल करता है विद अ क्रॉस बिटवीन अ गोट, डोंकी, अ काउ एंड अ पिग। ठीक है, एक गोट, डोंकी, काउ और पिग का मिला जुला एक तरीके से एंटीलोप होता है, यहां पे लिखा हुआ है। ये ओमनीवोरस होते हैं, आईयूसीएन रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। आइए देखते हैं हुआ क्या है। एंटीलोप लाइक मैमल फ्रॉम भूटान रिकॉर्डेड एट लोवेस्ट एलिवेशन इन वेस्टर्न असम। ठीक है, ये आपको एंटीलोप दिख रहा होगा फोटो में। ठीक है, अब ये मेनलैंड सेरो है। मेनलैंड सेरो की एक स्पीशीज होती है हिमालयन सेरो, उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ, वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम न्यूज देख लेते हैं मेनलैंड सेरो के बारे में। ठीक है, वो गोट और एक तरीके से एंटेलोप के बीच का मिक्सचर दिखता है, डोंकी और पिग का भी मिक्सचर होता है कहीं ना कहीं, तो पहले स्टेटमेंट सही है आपका। ये 96 मीटर अबव द सी लेवल की हाइट पे पहली बार देखने को मिला है, ऑफिशियली मतलब पहली बार देखने को मिला है इन द रायमोना नेशनल पार्क। रायमोना नेशनल पार्क कहां पे दोस्तों? असम में है। ठीक है, फोटो में दिखा देता हूं आपको, ये देखिए, ये रहा आपका असम में रायमोना नेशनल पार्क, ये है। ठीक है, असम में रायमोना नेशनल पार्क। ठीक है, एल्यूसिव एनिमल है, मतलब ये जहां पे भी ह्यूमन हैबिटेट होता है उसके बहुत पास नहीं पाया जाता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इसको ह्यूमन हैबिटेट के 1 किलोमीटर के रेडियस में देखा गया है। अब ये मेनलैंड सेरो जो होता है वो 200 से लेकर 3000 मीटर के हाइट में रहता है, अबव द सी लेवल। ठीक है, फिबसू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द रॉयल मानस नेशनल पार्क इन भूटान, यहां से आता जाता रहता है इंडिया में। तो आपको यह भी ध्यान रखना है दोस्तों कि फिबसू नेशनल पार्क, फिबसू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है? भूटान में है। रॉयल मानस नेशनल पार्क कहां पे? भूटान में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। चलिए, ये आपकी न्यूज हो गई है। अब हमने इसके बारे में देख लिया, हम देख लेते हैं हिमालयन सेरो के बारे में जो लगातार न्यूज में रहता है, लगातार। ठीक है, देर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ सेरोज एंड ऑल ऑफ देम आर फाउंड इन एशिया। यूपीएससी फंसा देगा कि ओनली फ्यू ऑफ देम आर फाउंड इन एशिया, या फिर यूपीएससी ने अगर स्टेटमेंट लिख भी दिया कि ऑल ऑफ देम आर फाउंड इन एशिया, तो आपको लगेगा यार इतनी एक्सट्रीम बात थोड़ी ना कोई स्पीशीज तो होगी सेरो की जो एशिया में नहीं मिलती होगी। तो ऐसा नहीं है, सारी की सारी स्पीशीज मिलती हैं। ठीक है, लेकिन हिमालयन रीजन में रिस्ट्रिक्टेड है। बात समझ में आ गई? चलिए, ये हर्बीवोरस होती है यानी कि ओमनीवोरस नहीं होती है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। 2000 से 4000 मीटर यानी कि 6500 से 13000 फीट की ऊंचाई पे मिलती हैं ये। ठीक है, हिमालय में मिलती है, ट्रांस हिमालय में नहीं मिलती हैं, यानी कि हिमालय के पीछे काराकोरम रेंज वगैरह में नहीं पाई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, बस बट नॉट की जगह एंड लिखना था और ये पूरा स्टेटमेंट का मतलब बदल जाता। यूपीएससी यही करेगा। It is medium-sized mammal with a large head, thick neck, short limbs, long mule-like ears, and the coat of dark hair. It is a very elusive animal. ये वल्नरेबल है, अपेंडिक्स 1 में है और शेड्यूल 1 में है, तो यानी कि तीसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, वल्नरेबल है, तो दूसरा और तीसरा गलत है, पहला सही। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन से पहले रायमोना नेशनल पार्क के बारे में देखेंगे। अब भैया, रायमोना नेशनल पार्क आपका बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन जो कि असम का है वहां पड़ता है। ठीक है, द एरिया ऑफ द पार्क इंक्लूड्स द नदर्न पार्ट ऑफ द नोटिफाइड रिपू फॉरेस्ट रिजर्व विच फॉर्म द वेस्टर्न मोस्ट बफर टू द मानस नेशनल पार्क दैट स्ट्रैडल्स द इंडिया भूटान बॉर्डर। तो वही बात है, मतलब ये एकदम चिपका चिपका सा मामला है भूटान के कुछ नेशनल पार्क और असम के नेशनल पार्क रायमोना के बीच में। ठीक है, वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। गोल्डन लंगूर वगैरह मिलता है, एशियन एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड, इंडियन गौर, सब पढ़ लीजिएगा कौन कौन सी स्पीशीज मिलती हैं और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं असम में। आइए देखते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क बिल्कुल, मानस नेशनल पार्क बिल्कुल, नामेरी, दिब्रू साइकोवा, ओरांग, रायमोना तो पता ही है, दिहिंग पटकाई, ये सारे नेशनल पार्क दोस्तों आपके कहाँ मिलते हैं? असम में मिलते हैं। असम के इस समय सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है और गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया है। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि सिर्फ ये यूपीएससी की क्लास नहीं है, सारे के सारे एग्जाम के करंट अफेयर में यहाँ पे कवर करते हैं, तो उसी हिसाब से हमें ये चीजें देखनी रहती हैं। यहाँ पे आपके एक ही रामसर साइट है, दीपोर बिल जिसको हम बोलते हैं। टाइगर रिजर्व आपके 3 है, मानस, नामेरी और काजीरंगा। ठीक है, असम की लोकेशन आप देखोगे तो ये रही, इधर आपका मेघालय है, इधर वेस्ट बंगाल है, ये अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ सिक्किम असम बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, उसके अलावा भूटान से भी बॉर्डर शेयर करता है, उसके अलावा बांग्लादेश से भी बॉर्डर शेयर करता है। बात क्लियर हो गई सारी। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा की 126 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं। बात करेंगे हम कर्नाटका के प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में। आपको बताना कि इनमें से कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज आपके कर्नाटका में हैं, कितने हैं? बंदीपुर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, तदोवा अंधेरी नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क। ठीक है, 1 2 3 या चारों?
कितने हैं यहाँ पे बताना है आपको। अब भैया ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी लेपर्ड सफारी खोली गई कहाँ पे, बानेर घाटा में। अब ये बानेर घाटा क्या है भैया, बानेर घाटा आपका नेशनल पार्क है, कहाँ पे, कर्नाटका में। इसी वजह से कर्नाटका आपका न्यूज में आ गया, वहां के प्रोटेक्टेड एरियाज आपकी न्यूज में आ गए। तो पहली बात तो हम देख लेते हैं लायन सफारी, मतलब जैसे टाइगर सफारी होती है बेसिकली, आप कहीं पे जाते हो घूमने फिरने के लिए, आप जीप में बैठ के साइड सीइंग ले जाते हो, उसी को हम सफारी बोलते हैं। टाइगर सफारी होती है, यहाँ पे आपकी लेपर्ड लेपर्ड सफारी सफारी शुरू की गई है। कहाँ पे, बानेरघाटा बायोलॉजिकल पार्क में। तो जो बानेरघाटा नेशनल पार्क था उसी के कुछ एरिया को इको रिक्रिएशन के लिए, इको टूरिज्म के लिए, कंजर्वेशन के लिए बायोलॉजिकल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया था, जहां पे लोग आ जा सकते हैं, टूरिज्म हो सकता है, रिक्रिएशन वगैरह हो सकता है। ठीक है, ये आपका बानेरघाटा नेशनल पार्क का हिस्सा है क्या, बानेरघाटा बायोलॉजिकल पार्क 2002 में बना दिया गया था। यूपीएससी तो देखा कि अभी रिसेंटली बनाया गया, आपको लगेगा हाँ बनाया गया होगा, नहीं, 2002 में बना दिया गया था। बैंगलोर से 22 किलोमीटर की दूरी पे। यूपीएससी के सब फेवरेट चीजें देखिए, कौन कितने किलोमीटर साउथ में है, नॉर्थ में, सब बहुत पूछता है यूपीएससी। ठीक है, चलिए, ये पहला बायोलॉजिकल पार्क था इंडिया का टू हैव अ फेंस्ड फॉरेस्टेड एलिफेंट सेंचुरी। खैर ये सब बातें अलग की हैं। बानेरघाटा नेशनल पार्क आपका वही 1974 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, इन द हिल्स ऑफ अनेकल रेंज। अनेकल रेंज आपकी कहां पे है, कर्नाटका में है, वहीं पे आपका बानेरघाटा नेशनल पार्क भी है। 2006 में इंडिया फर्स्ट बटरफ्लाई इंक्लोजर वाज इनॉग्रेटेड एट द पार्क। इंडिया का पहला बटरफ्लाई इंक्लोजर कहां बनाया गया था, इसी बानेरघाटा नेशनल पार्क में बनाया गया था। सुवर्णमुखी स्ट्रीम जो कि एक इसके पार्क के पास से जाती है, पार्क के अंदर से जाती है, वो इसका मेन एक तरीके से सोर्स ऑफ वाटर है। फिर यहाँ पे ड्राई डेसिडियस, सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट मिक्स फॉरेस्ट सब पाए जाते हैं। आपका जो है बहुत तरीके के पेड़, बहुत तरीके के जानवर पाए जाते हैं। इसकी रीडिंग आप खुद से करेंगे, याद करेंगे, हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के आपको क्या बताएंगे, पहली बात तो कर्नाटका की लोकेशन दिखाएंगे। कहाँ पे दोस्तों कर्नाटका, महाराष्ट्र और गोवा के नीचे, केरला के ऊपर, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बगल में। ठीक है, तो आपका महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, गोवा, इतने आपके स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और यूटीज की बात करें तो पुदुचेरी, पुदुचेरी खैर यहाँ पे आपका केरला में पड़ता है, उससे नहीं करता है, अलग की बात है। ठीक है, और यहाँ पे आपका आपकी रामसर साइट है 4, कौन कौन सी, रंगनाथ थीटू बर्ड सेंचुरी, अंकसा मुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, फिर है आपकी अघाना शिनी एस्चुरी, फिर आपकी मगाडी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। ये 4 आपकी क्या है, रामसर साइट्स हैं यहाँ की। नेशनल पार्क कौन कौन से, बंदीपुर, नागरहोल, अंशी, बानेरघाटा, कुद्रेमुख। कौन कौन से, बंदीपुर, नागरहोल, अंशी, बनेरघाटा, कुद्रेमुख। टाइगर रिजर्व कौन कौन से, बंदीपुर, भद्रा, दंदेली, अंशी, नागरहोल, या फिर बिलीगिरी रंगा, बिलीगिरी रंगा। ठीक है, थावरचंद गहलोत गवर्नर है, सिद्धारमैया सीएम है। लेजिस्लेटिव असेंबली की 224 सीटें, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है दोस्तों, यहाँ पे 75 सीटें हैं। लोकसभा की 28 सीटें, राज्यसभा की 12 सीटें, ध्यान रखिएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल दोस्तों आपकी इंडिया में 6 ही स्टेट्स में है फिलहाल, एक आपका यूपी, एक बगल में बिहार, और 4 ये वाले स्टेट। ठीक है, चारों स्टेट, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा और कर्नाटका। तो दोस्तों विधानसभा की 224, विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की 75, लोकसभा की 28 और राज्यसभा की 12। ये सारी बातें ध्यान रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी। क्वेश्चन देख लेंगे हम। आपका बंदीपुर है, अंशी है, तपोवन अंधेरी आपका महाराष्ट्र में, सरिस्का आपका जो है उड़ीसा में है, तो पहला और चौथा सही है, तो बी यानी कि ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई अगली न्यूज पे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई, आपको बताना है कौन सी सही है। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और ये यूएन का पार्ट है। 2 सिंपल से स्टेटमेंट हैं, वेरी 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 सिंपल, आपको बताना है कि 2 में से कौन सा सही है कौन सा नहीं है। अभी बेसिकली हुआ क्या कि 64th मीटिंग हुई है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको इंडिया ने होस्ट किया है न्यू दिल्ली में। ठीक है, इस वजह से न्यूज में है। अब ये आपका जो है एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, जिसका काम है कि पूरी तरीके से दुनिया में जो शुगर मार्केट है उसको मैनेज करना। 1968 में बनाया गया था। इसको यूएन की एफिलिएटेड बॉडी है, यूएन का पार्ट नहीं है दोस्तों। यूएन की एफिलिएटेड बॉडी होने में, यूएन का पार्ट होने में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो वही जमीन आसमान का अंतर यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, 85 मेंबर्स हैं इसके, जो कि 90% ऑफ द शुगर वर्ल्ड की प्रोड्यूस करते हैं। तो वही शुगर वुगर को लेकर के सारा काम करते हैं, एक बार आप देख लीजिएगा। फिर उन्होंने 1992 में इंटरनेशनल शुगर एग्रीमेंट आपका नेगोशिएट किया था इंटरनेशनली, जिसके कुछ ऑब्जेक्टिव थे कि भाई हम वर्ल्ड मार्केट में शुगर से जुड़े हुए जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करेंगे, डिमांड को बढ़ाएंगे, नॉन ट्रेडिशनल यूजेस इसके शुरू करेंगे, यही सब बातें। हेडक्वार्टर कहाँ पे, लंदन में है। क्वेश्चन देखेंगे, पहला स्टेटमेंट सही है, लंदन में हेडक्वार्टर तो है, बट यूएन का पार्ट नहीं है, एफिलिएट बॉडी है, तो ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, आगे देखेंगे। इंडिया में अगर हम बात करें
तो 15% हमारा शेयर है ग्लोबल शुगर कंजम्पशन में और 20% शेयर पूरी दुनिया में हमारा है प्रोडक्शन में। नंबर 2 पे आते हैं हम, यानी कि इंडिया वाले, किसमें? शुगर के प्रोडक्शन में। नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे आपका ब्राजील है, ठीक है, टॉप शुगर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन क्या है? मार्क रटे या फिर मार्क रूट या फिर मार्क रूट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द हेड ऑफ नाटो, ठीक है, ये नाटो नाटो नहीं, ये नाटो नाटो है। ही इज पीएम ऑफ विच यूरोपियन कंट्री? तो भैया किस यूरोपियन कंट्री के पीएम है जिनको नाटो का चीफ बताया गया है? मार्क रूट या फिर मार्क रूटे। आपके नीदरलैंड्स, बेल्जियम, यूके या फिर फ्रांस? तो भैया डच पीएम यानी कि नीदरलैंड्स के पीएम कौन? मार्क रूटे। क्या हो गए? नाटो के आपके नए चीफ हो गए हैं। ये रहा दोस्तों आपका नीदरलैंड, आपका यहीं पे है एम्स्टर्डम कैपिटल, और ये आपकी लॉ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड द हेग, क्योंकि यहीं पे आपका आईसीजे वगैरह का हेडक्वार्टर है। कहां पे? द हेग में, ठीक है। ये आपका नॉर्थ सी, बहुत ही खतरनाक सी है आपका ये। इधर आपका जर्मनी, इधर आपका बेल्जियम, यही दो देश क्या करते हैं? बॉर्डर शेयर करते हैं, लैंड बॉर्डर नीदरलैंड और वाटर बॉर्डर कौन शेयर करता है? यूके शेयर करता है। आइए नाटो के बारे में देख लेते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जो कि यूरोप और अमेरिका ने मिलकर के बनाया था 1949 में, ताकि रशिया और उसके एलाइज का सोवियत यूनियन का सामना कर सकें। नाटो का आसान भाषा में बस एक पर्पज है कि नाटो में जितने भी मेंबर है, मान लीजिए 40 मेंबर हैं, 20 मेंबर हैं, 50 मेंबर हैं, किसी एक मेंबर पे भी किसी दूसरी कंट्री ने हमला किया तो ये माना जाएगा कि पूरे के पूरे नाटो कंट्रीज पे हमला किया है और पूरी की पूरी नाटो कंट्री मिलकर के उसका जवाब देंगी, ठीक है। ये इसका टोटल ऑब्जेक्टिव होता है। 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया था। हेडक्वार्टर कहां पे? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कहां पे? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे खाली, ठीक है, 12 फाउंडिंग मेंबर थे। आज 32 इनके मेंबर कंट्रीज हैं टोटल, ठीक है। चलिए, बेसिकली इन्होंने सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में ही काम किया कुल मिलाकर के, और जब से सोवियत यूनियन खत्म हुआ है, ये लोग ऑफिशियली वॉर जीत गए हैं, वेस्ट वाले कोल्ड वॉर, तब से ये अलग अलग तरीके ढूंढते रहते हैं रशिया को तरीके से प्रोवोक करने का, ठीक है। ओरिजिनल मेंबर जो थे वो आपके कौन थे? बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्तुगल, यूके एंड यूएस, ठीक है। तो भैया यूपीएससी आपको यहाँ पे पूछ सकता है कि हु अमंग द फॉलोइंग आर दी फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ आपका ये नाटो, और 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें 1-2 बाहर के होंगे, तो आपको ध्यान रखना है। बाकी एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा, यूपीएससी लेकिन पूछ सकता है। कलेक्टिव डिफेंस क्राइसिस मैनेजमेंट मैंने आपको बता ही दिया है कि भैया कलेक्टिव डिफेंसिंग का मकसद है कि एक दूसरे का हमें कलेक्टिव डिफेंस करना है, कोई क्राइसिस हो रहा है तो उसको मैनेज करना है। सॉरी, आगे देखेंगे स्ट्रक्चर क्या है। पॉलिटिकल लीडरशिप है आपकी, मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर, इंटीग्रेटेड मिलिट्री फोर्सेज हैं आपकी टोटल। पॉलिटिकल लीडरशिप में क्या है? नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल सर्व्स एज नाटोस प्रिंसिपल पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग बॉडी कंपोज्ड ऑफ एम्बेसडर्स फ्रॉम ऑल मेंबर कंट्रीज। तो भैया नाटो के अंदर में ही आपका एनएसी है जिसको हम नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल बोलते हैं। इसमें क्या है? सारे मेंबर कंट्री से एम्बेसडर आकर के बैठते हैं और ये सारे के सारे प्रिंसिपल पॉलिटिकल डिसीजंस लेते हैं। मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। इसमें स्ट्रेटेजिक कमांड्स हैं जहां से आपका एक तरीके से मिलिट्री ऑपरेशंस को ऑपरेट किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, एग्जीक्यूट किया जाता है। इंटीग्रेटेड मिलिट्री फोर्सेस भी हैं, यानी कि अलग अलग कंट्रीज ने मिलकर के एक नाटो की फोर्स बना रखी है, ठीक है। अलग अलग जो नाटो के मेंबर्स उन्होंने अपनी अपनी फोर्स के थोड़े थोड़े कॉन्ट्रीब्यूट कर रखे हैं नाटो की फोर्स के लिए। कंसर्न्स क्या है भाई? जाहिर सी बात है, अनरेस्ट्रेन्ड ऑफेंसिव। इतना भड़काया इन्होंने, इतना भड़काया रशिया को, मतलब यूक्रेन को आपको नाटो में लेने की क्या जरूरत थी? अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, ठीक है। पिछली बार इन्होंने कहा था कि हम यूक्रेन को लेने वाले, तो रशिया ने क्या किया? क्राइमियन पेनिनसुला पे कब्जा कर लिया था। इस बार कहा तो जब से वॉर शुरू हुई है, वॉर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, ठीक है। तो ये ऑफेंसिव बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 200 के ऊपर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में ये इन्वॉल्व हो चुके हैं आज तक, जिसमें से 20 तो मेजर हैं, ठीक है। फिर बहुत सारे इन्होंने मिस एडवेंचर किए हैं। कहां पे? ईस्टर्न यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, एशियन कंट्रीज में, जैसे यूगोस्लाविया की बॉम्बिंग, इराक का इन्वेजन, लीबिया का एक तरीके से स्टेटहुड को रियून कर देना, फिर अनलॉफुल मिलिट्री इंटरफेरेंस इन सीरिया, ड्यूबियस रिजल्ट ऑफ कॉम्बैटिंग टेररिज्म इन अफगानिस्तान। मतलब देखिए कितने सारे देशों में बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ है नाटो का फिलॉसफी, लेकिन उसके बाद भी चल रहा है। फिर प्रोवोकिंग रशिया यूक्रेन वॉर, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फिर मेंटेनिंग वेस्टर्न हेजेमनी, बिल्कुल एक लौता पर्पस है इनका, सारी की सारी वेस्टर्न कंट्रीज मेंबर है इसकी, एक लौता पर्पस है हेजेमनी बना के रखना, प्रभुत्व बना करके रखना। मेरे सामने रहोगे तो झुक के रहना पड़ेगा, वो वाली मेंटेलिटी, ठीक है, कि भैया हम नाटो हैं, हमारे साथ इतने मेंबर्स हैं, बड़े बड़े मिलिट्री पावर्स हैं और हम अकेले नहीं हैं। और अब इनका कहीं ना कहीं नया दुश्मन के उभर रहा है, आपका चाइना, ठीक है। तो ये आपके नाटो के बारे में चीजें थी और ये मैंने आपको बताई दिया था, नीदरलैंड इसका आंसर है। खैर चलेंगे अब आगे। ये नाटो का मैप है, ये सारी कंट्रीज आपकी नाटो की मेंबर है। एक भी आपको इसमें ईस्टर्न कंट्री दिखाई पड़ रही हो तो आप बता दीजिए, सब वेस्टर्न कंट्रीज हैं, तो वेस्ट की हेजेमनी है ही यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज होपेक्स के बारे में, ये कौन कंडक्ट, किसके साथ कंडक्ट किया इंडिया ने अभी? तो ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, यूएई या फिर नन ऑफ दी अबव। तो दोस्तों सिंपल सा आंसर है, इजिप्ट के साथ हमने अभी क्या किया? एक्सरसाइज होपेक्स करी है।
ठीक है, हमारे एयरफोर्स ने और इजिप्ट के एयरफोर्स ने मिलकर के एक्सरसाइज करी है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। पहली बात तो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है और इजिप्ट के साथ है होपेक्स, ठीक है। वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, एक बार आप खुद से भी इसको पढ़ लेंगे, कोई खास बात इसमें नहीं है। फोर्थ एडिशन था ये, फोर्थ ज्वाइंट एक्सरसाइज थी ये दोनों एयरफोर्स के बीच में, 21 से 26 जून तक चली है। इंडिया की तरफ से राफेल ने पार्ट लिया था इसमें। खैर, इसी साल 2022 में हमने बेसिकली 75वीं सालगिरह मनाई है इंडिया और इजिप्ट के बायलैटरल डेमोक्रेटिक रिलेशंस की। अगली छोटी सी न्यूज है आपकी, क्या, डिफेंस मिनिस्ट्री साइंस 350th आईडेक्स कॉन्ट्रैक्ट विद स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजी फॉर मिनिएचर सैटेलाइट डेवलपमेंट। तो ये वनडे एग्जाम के लिए आपके बहुत ही रेलेवेंट न्यूज आइटम है। बेसिकली एक आईडेक्स नाम का इनिशिएटिव चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, जिसमें क्या कहा जा रहा है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हम भैया पैसा देंगे, हम यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पैसा देगी। क्यों देगी? अगर कल को आप डिफेंस में आकर के कुछ नया इनोवेशन करते हो, कुछ नई चीज आप आविष्कार कर देते हो, कुछ नया स्टार्टअप शुरू करते हो, एमएसएमई शुरू करते हो, इनोवेशन शुरू करते हो, तो आपकी हम फाइनेंशियल मदद करेंगे। ठीक है, ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट है। ये शुरुआत करी थी इसकी किसने? आपका आईडेक्स ने, आपका एचएएल और बीईएल ने, यानी कि डिफेंस आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दो हैं, एचएएल और बीईएल, इन लोगों ने मिलकर के इसका काम शुरू किया था। और आईडेक्स विल बी फंडेड एंड मैनेज बाय द डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। आईडेक्स आपका क्या एक तरीके से पॉलिसी है ना, एक तरीके से स्कीम है, इनिशिएटिव है, जिसमें दूसरों को पैसा दिया जाता है काम करने के लिए डिफेंस के सेक्टर में। अब ये पैसा दे तो रहा है आईडेक्स, बट ये पैसा कहां से लेके आ रहा है? ये पैसा लेकर के आ रहा है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एचएएल और बीएएल एक तरीके से फाउंड किए हैं 2013 में, 2013 वाले कंपनीज एक्ट के तहत। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। बात समझ में आ गई है? चलिए, तो अब आईडेक्स के अंडर में बहुत सारी कंपनियों को, बहुत सारे इनोवेटर्स को फंडिंग दी जा रही ताकि वो डिफेंस सेक्टर में बढ़िया सा काम कर सके। ये आपका बेस हो गया, ये आपका बेस हो गया। यहां पे आपको ध्यान रखना है वनडे एग्जाम के लिए कि 350वां यानी कि 350th कॉन्ट्रैक्ट डिफेंस मिनिस्ट्री ने किसके साथ साइन किया है? स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजीज के साथ साइन किया है, मिनिएचर सैटेलाइट डेवलपमेंट के लिए, छोटी छोटी सैटेलाइट्स बनाने के लिए स्पेस पिक्सल के साथ समझौता साइन हुआ है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एनी वनडे एग्जाम, स्पेशली डिफेंस एग्जाम्स। ठीक है, अगली छोटी सी न्यूज क्या है? इसरो का जो कमर्शियल आर्म है, जिसको हम एनएसआईएल बोलते हैं, उसने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ $18 मिलियन का एमओयू साइन किया है। ठीक है, रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एंटर्ड इनटू 18 मिलियन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, द कमर्शियल आर्म ऑफ द इसरो अंडर द मैत्री स्पेस मैत्री मिशन। ठीक है, स्पेस मैत्री मिशन के अंडर में $18 मिलियन का एक तरीके से प्रोग्राम साइन किया गया, एमओयू साइन किया गया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। अभी स्पेस मैत्री मिशन है क्या? स्पेस मैत्री यानी कि मिशन फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन। मतलब आप देखिए, नाम से स्पष्ट हो गया कि ये सिर्फ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए ही है। ठीक है, इसमें किसी और का कोई रोल नहीं है। ये स्पेस मैत्री मिशन आपका इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कंबाइंड मिशन है, जहां पे एक दूसरे की टेक्नोलॉजी रिसर्च और इनोवेशन के ऊपर, स्पेस के से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी रिसर्च और इनोवेशन के ऊपर काम किया जाएगा। इट एम्स टू फॉस्टर क्लोजर टाइज बिटवीन कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नमेंटल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अब भाई, इंडिया के कुछ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ गवर्नमेंट के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे सेम ऑस्ट्रेलिया का है, तो इन सबको साथ में मिला करके आगे कुछ काम करें, इसके लिए इसको शुरू किया गया है। अब इसी के अंडर में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसको हम एनएसआईएल बोलते हैं, जो कि एक तरीके से प्राइवेट या कमर्शियल आर्म है किसका? इसरो का। ठीक है, उसने ऑस्ट्रेलिया की स्पेस मशीन कंपनी के साथ एक तरीके से साइन किया है डील, और ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट भेजा जाएगा 2026 में। कहां पे? स्पेस में। क्वेश्चन पहला यहीं से आएगा कि ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट किस कंट्री को बिलोंग करता है? ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग करता है। इसरो की एनएसआईएल और ऑस्ट्रेलिया की स्पेस मशीन्स कंपनी ने मिल करके इसको 2026 में भेजने की बात करी है स्पेस में। 450 किलो का है। ठीक है, लार्जेस्ट ऑस्ट्रेलियन डिजाइंड आपके स्पेसक्राफ्ट है। इसरो के स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पे यानी कि एसएसएलवी पे लॉन्च किया जाएगा। ये बात समझ में आ गई यहां तक की? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है? ये कमर्शियल आर्म है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। 2019 में उसको शुरू किया गया था। डिमांड ड्रिवन की भैया अगर एक तरीके से इनसे कोई चीज की डिमांड करी जाएगी तो उस चीज को प्रोड्यूस करने का, बनाने का काम करेंगे ये। ठीक है, चलिए, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अगली अगेन छोटी सी न्यूज है, वनडे एग्जाम वाली। लद्दाख अचीव्स फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो भैया एक नया उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया है। उसमें लद्दाख पहली ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनी है, स्टेट या यूटी बनी है, जिसने 100% फंक्शनल लिटरेसी को अचीव किया है। ठीक है, अब तो भैया ये है क्या? उल्लास, इसका फुल फॉर्म आप देखिए, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 2022 से 27।
तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2022 से 27 के इंप्लीमेंट की जा रही है। मकसद क्या है? लाइफ टाइम लर्निंग की बात करना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अलाइनमेंट में है, यानी कि जो नई आपकी शिक्षा नीति आई थी उसी के साथ मिल करके ये स्कीम आगे बढ़ रही है आपकी। इसका मकसद क्या है कि 15 साल या उसके ऊपर के जो लोग हैं, जो किसी भी बैकग्राउंड से आए हैं और अपनी स्कूलिंग पूरी नहीं कर पाए हैं, ऐसे लोगों को एक तरीके से एजुकेट करना, मेन स्ट्रीम में लाना और इन लोग से समाज में कंट्रीब्यूशन लेना, कंट्री की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन लेना, ये इसका मकसद है। ठीक है, जाहिर सी बात है ना, भारत साक्षरता कार्यक्रम है तो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है ना, तो उन्हीं लोगों के एजुकेशन से जुड़ा हुआ जो 15 साल या उसके ऊपर के और उनकी एजुकेशन किसी ना किसी चक्कर में छूट गई। तो इसके 5 कंपोनेंट हैं। पहली बात तो फाउंडेशनल लिटरेसी दी जाएगी, न्यूमरेसी दी जाएगी, क्रिटिकल लाइफ स्किल सिखाई जाएंगी, बेसिक एजुकेशन, वोकेशनल स्किल और कंटिन्यूइंग एजुकेशन, जिसके 5 क्या है? कंपोनेंट्स है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर ईच ऑफ देम ऑन योर फिंगर टिप्स। 5 उंगली 5 कंपोनेंट्स। ठीक है, और ये दीक्षा पोर्टल के साथ आपका एक तरीके से कोऑर्डिनेट करके काम कर रहा है। दीक्षा पोर्टल बेसिकली एक तरीके का ऑनलाइन पोर्टल है जहां पे मोबाइल एप्लीकेशन में, जहां पे आपका एक तरीके से ओपन एक्सेस, ओपन लाइसेंस है, जहां पे आपका सारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ई कंटेंट मिल जाता है। ठीक है, दीक्षा पोर्टल पे, तो उसी के साथ मिलकर के काम कर रहा है उल्लास आपका। बात समझ में आ गई है? ध्यान रखिएगा। अगली आपकी न्यूज है कैलिबर क्रूज मिसाइल्स के बारे में। क्वेश्चन सीधा बस इतना पूछा जाएगा, कैलिबर क्रूज मिसाइल किस कंट्री की है? तो वो रशिया की हैं। इससे इन्होंने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, ऐसा भी न्यूज में आया है। इस वजह से कैलिबर मिसाइल्स आपकी न्यूज में आ गई। बेसिकली आपको ध्यान में इतना रखना है कि कैलिबर मिसाइल आपकी किस कंट्री को बिलोंग करती हैं? रशिया को बिलोंग करती है। कैसे मिसाइल है? क्रूज मिसाइल से, एक बैलिस्टिक होते क्रूज होती है, क्रूज मिसाइल है। आपकी शिप, सबमरीन, कंटेनर, एयरप्लेन हर जगह से लॉन्च हो सकती हैं। ठीक है, एंटी शिप, एंटी सबमरीन और लैंड अटैक पर्पस के लिए इनको डिजाइन किया गया है। रशिया की अल्माज एंटिक ऑपरेशन इसको बनाया है। ये सारे इसके फीचर, एक बार अगर आप रीड कर लोगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा, बट बहुत ज्यादा इसका यूज है भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप रीड कर लीजिएगा। अंबुबाची मेला भी कामाख्या मंदिर में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, आपको पहला बात तो ये ध्यान रखना है कि अंबुबाची मेला कहां पे होता है? कामाख्या मंदिर में होता है। कामाख्या मंदिर क्या है आपका? ये आपका 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। कहां पे है? गुवाहाटी, असम में है। बात समझ में आ गई? अंबुबाची मेला हर साल होता है, हिंदू फेयर है। कहां पे? कामाख्या मंदिर में होता है। असामीज मंथ होता है आहार, जिसको हम बोलते हैं। असम में एक मंथ होता है उनका लोकल, जिसको हम आहार बोलते हैं, और हमारे यहाँ ये मिडिल ऑफ जून पड़ता है। ठीक है, और ये जो आपका अंबुबाची मेला मनाया जाता है, ये गॉडेस कामाख्या का जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, उस पीरियड को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। अब कामाख्या टेम्पल के बारे में बातें देख लीजिए। नीलाचल हिल्स पे है ये। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा से एकदम बगल में जुड़ा हुआ है। तांत्रिक प्रैक्टिस की जाती है यहाँ पे। 51 शक्तिपीठ में से एक है, जो आपकी नागर स्टाइल है, यानी कि नॉर्थ इंडियन टेम्पल बनाने की स्टाइल है ना, और जो मुगल स्टाइल है, जिसको हम सारासैनिक स्टाइल बोलते हैं, इन दोनों का मिक्सचर है एक तरीके से। क्या? आपकी नागर स्टाइल यानी कि नॉर्थ इंडिया की टेम्पल बनाने की स्टाइल, और आपकी मुगल स्टाइल यानी कि सारासैनिक स्टाइल का मिक्सचर है। क्या आपका? कामाख्या मंदिर का आर्किटेक्चर। इसको हम इन दोनों को मिला करके हम नीलाचल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ही बोल देते हैं, क्योंकि आपका नीलाचल पर्वत पर ये कामाख्या का मंदिर है। 5 चैम्बर है, गर्भगृह वगैरह है, अंतराला है, फिर आपका भोग मंदिर है, फिर आपका ओपन हॉल है। ये सारी बातें हैं, देख लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए, यही सर इसकी टेक्निकल बातें यहाँ पे लिखी हुई है। फोटो आप देखोगे, आप फोटो देखते जाइए, पढ़ते जाइए एक लाइन, आपको सब समझ में आ जाएगा कि भाई इसका आर्किटेक्चर क्या है क्या नहीं है। पर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स वाला मंदिर देखने में ये ऐसा जान पड़ता है। मैं तो खैर आज तक गया नहीं हूँ, जो लोग गए हो भाई उनको पता होगा ये चीज। चलिए, अगली छोटी सी न्यूज है आपकी, क्या? तपस ड्रोन के बारे में। क्वेश्चन सीधा सा आएगा कि तपस क्या है, जो रिसेंटली न्यूज में था। तो एक तरीके के ड्रोन है जो कि इंडिया ने खुद बनाए हैं और इंडियन एयरफोर्स इसको खरीद रहा है। ठीक है, इंडिया के बनाए हुए इंडिजीनियस आपके ड्रोन्स हैं। फुल फॉर्म क्या है? द टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस बियॉन्ड होराइजन 201 और तपस BH 201। ठीक है, तपस BH 201 या फिर टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, लॉन्ग एंड मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है। पहले इनको रुस्तम 2 के नाम से जानते थे आपका। इतनी ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, डेवलप किसने किया है? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि DRDO के अंदर में एक बॉडी है ADE, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट और एस्टेब्लिशमेंट, उसने बनाया है इसको। ठीक है, इंटेलिजेंस, सर्विलांस, टारगेट एक्विजिशन, वही 30,000 फीट 24 घंटे तक, ये 30,000 फीट तक उड़ सकता है, 24 घंटे तक हवा में रह सकता है, 250 किलोमीटर तक जा सकता है, 350 किलो का वजन उठा सकता है। ठीक है, 225 किलोमीटर की स्पीड है। यही सारी बातें एक बार आप पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगली न्यूज क्या है? USA के कोर्ट ने जेल कर दिया किसको? होंडुरास के एक्स प्रेसिडेंट को। होंडुरास भैया क्या है? एक छोटा सा देश है। कहां पे? निकारागुआ, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला के पास में। ये जो आपके कैरिबियन कंट्रीज है या फिर सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है, मेक्सिको के नीचे और पनामा के ऊपर, वहां पे आपका होंडुरास नाम की एक जगह पड़ती है ना, जिसकी कि आपकी कैपिटल का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है आपका तेगुसिगाल्पा है ना, तेगुसिगाल्पा।
यहाँ पे थोड़ा सा रेड पेन चल गया इसके ऊपर। तेगुसिगाल्पा इसका एक तरीके से कैपिटल है। एक तरफ कैरेबियन सी, एक तरफ पैसिफिक ओशन है। इसी के आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर थे या प्रेसिडेंट थे कौन, ये भाई साहब, ठीक है, जुआन ऑरलैंडो। नाम ध्यान रखिएगा, जुआन ऑरलैंडो। ये यूपी पीसेस वाले ऐसा बहुत पूछते हैं, अगर किसी बाहर के नेता को सजा दे दी जाए तो कब दी गई, क्यों दी गई, ये सब बहुत पूछा जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, यहाँ पे 45 साल इनको प्रिजन में भेजा गया। ड्रग्स केस है बेसिकली इनके ऊपर। प्रेजेंटली जो है यहाँ पे करेंसी कौन सी यूज करते हैं हम, होंडुरन लेम्पीरा। क्या, होंडुरन लेम्पीरा, ध्यान रखिएगा, क्या, होंडुरन लेम्पीरा। आगे बढ़ेंगे। छोटी सी एक न्यूज और है, वन लाइनर। मुचकुंद दुबे, इंडिया टॉप डिप्लोमेट एट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, पासेस अवे। क्वेश्चन सीधा आएगा, मुचकुंद दुबे हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, तो ही वाज एन इंडियन डिप्लोमेट, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपका एक तरीके से ओबीओटी कैंपेन शुरू किया, किसने, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। बस दो ही बात आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ओबीओटी का फुल फॉर्म क्या है, 1 वीक 1 थीम, ठीक है। दूसरा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। मंत्री कौन है, जितेंद्र सिंह मंत्री हैं, ठीक है, जितेंद्र सिंह इसके मंत्री हैं। इन्होंने ही शुरू किया है क्या, ओबीओटी स्कीम या फिर ओबीओटी कैंपेन। यहाँ पे हर हफ्ते हर एक थीम के आसपास जो है आपका टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की जाएगी, इतनी सी बात है। बस आपको ध्यान ये रखना है वनडे एग्जाम के लिए कि ओबीओटी स्कीम किस चीज से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये आपके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई है और ये आपका जितेंद्र सिंह ने इसको लॉन्च किया था। फिर आपका एक खलूबड़ वॉर मेमोरियल है, कहां पे है ये, लद्दाख में। इसको टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया गया, अभी तक ये बंद था टूरिस्ट के लिए, बट अब ओपन कर दिया गया। क्वेश्चन आपसे सीधा पूछ लेगा वनडे एग्जाम में कि खलूबड़ वॉर मेमोरियल कहां पे है, तो वो लद्दाख में है। क्या, खलूबड़ वॉर मेमोरियल। अभी एक बेसिकली रिपोर्ट आई है, प्राइवेट रिपोर्ट है, बहुत मतलब कोई ऑथेंटिक यूएन की रिपोर्ट नहीं है या नीति आयोग की। तो उसमें बताया गया कि यूपी जो एक तरीके से नंबर 1 पे है कंप्रेस्ड बायोगैस के पोटेंशियल में, ठीक है। जो बायोगैस पैदा करने का पोटेंशियल, उसमें यूपी नंबर 1 पे आता है अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट। तो जो यूपी के एग्जाम वाले लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई। अभी जेपी नड्डा हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं नए नए, ठीक है। इन्होंने क्या शुरू किया है, नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024। तो जितेंद्र सिंह ने ओबीओटी शुरू किया है, आपका जेपी नड्डा ने स्टॉप डायरिया कैंपेन शुरू किया है, ठीक है, 2024 के लिए। ये आपके आज के वर्ड ऑफ द डे, एक कल का है एक आज का है। फास्टिडियस, गिविंग केयरफुल अटेंशन टू डिटेल, हार्ड टू प्लीज। शी ड्रेस विद फास्टिडियस केयर, यानी कि मतलब बहुत ही बारीकी से। गिविंग केयरफुल अटेंशन टू डिटेल, हार्ड टू प्लीज, एक्सेसिबली कंसर्न विद द क्लीनलीनेस, तो इसको हम बोलते हैं फास्टिडियस। तो शी ड्रेस्ड विद फास्टिडियस केयर, बात समझ में आ गई। अगला एब्ज्योर, एब्ज्योर मतलब त्याग देना बेसिकली। ही एब्ज्योर्ड वायलेंस, उसने वायलेंस को छोड़ दिया। शी एब्ज्योर्ड हर पॉलिटिकल बिलीफ, उसने अपने पॉलिटिकल बिलीफ को छोड़ दिया। रिजेक्ट कर देना फॉर्मली किसी भी चीज को, उसको हम एब्ज्योर बोलते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो फीडबैक अपना देना ना भूले कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम पे जाकर के हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से पीडीएफ को ऑब्टेन कर सकते हैं आप। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।